This lecture is Act of 1919, Diarchy Montagu Chelmsford. This act is actually very important act after 1909. 1909 के बाद जो एक्ट है 1909 और 35 के बीच में, 1935 और 1909 के बीच में, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट। और ये यहाँ से 1919 और 1935 का ये जो दो एक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं एग्जाम्स के हिसाब से भी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हिसाब से भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू द व्हाट वर द कंडीशंस जब ये आया। आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियंस वर थिंकिंग अबाउट दैट आफ्टर द विक्ट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट विल अलाउ द इंडियंस फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड अदर डिमांड्स। जो अंग्रेज़ों को भारतीयों को लग रहा था कि अंग्रेज़ लोगों ने जिस तरीके से उनसे सहायता ली है ड्यूरिंग द वॉर, तो वॉर के बाद कुछ उनकी डिमांड्स पूरी होंगी, सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा। बट द प्लानिंग ऑफ ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट वॉज टोटली डिफरेंट। लेकिन अंग्रेज़ों की कुछ और ही नीतियाँ थी। द एक्ट ऑफ 1909 वॉज फेल्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियंस। इसीलिए 1909 की जो एक्ट था वो पूर्ण रूप से भारतीयों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाया था। हम लोगों ने पहले भी देखा। इन 1916 आफ्टर लखनऊ पैक्ट कांग्रेस वाज यूनाइटेड एंड मुस्लिम लीग वाज आल्सो ज्वाइंड देम, सो दे आर पावरफुल। देख पहले ही अपना 1916 के लखनऊ पैक्ट में पढ़ लिया है कि नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक ही मंच पे आ चुके हैं, तो नेचुरली वो ज़्यादा अच्छे से प्रेशर बना पा रहे थे अंग्रेज़ों के ऊपर। इन होम रूल मूवमेंट वी ऑल्सो सी दैट इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट। होम रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि होम रूल के बाद ही मॉन्टेग्यू ने ये बात की घोषणा की थी कि किसी भी तरीके से हम आपको स्वशासन देंगे। मॉन्टेग्यू डिक्लेयर टू गिव द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू इंडियंस बट इन ग्रेजुअल मैनर। मॉन्टेग्यू ने ये डिसाइड किया था कि इनको जो है स्वशासन दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद ही एनी बेसेंट ने होम रूल लूप से अपने को बैक किया था। बाय दिस एक्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आर फॉलोज। अब हम इसकी प्रोविजंस को देखते हैं। सारे प्रोविजंस को ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी कन्फ्यूजन जरा सा भी नहीं समझ में आएगा तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। नाम बहुत सारे हैं, मेंबर्स बहुत सारे हैं, लेकिन सब धीरे धीरे समझिए। मेंबर्स इन इंडियन काउंसिल फॉर सेक्रेटरी टू इंडिया इज डिसाइडेड एज मिनिमम 8 टू मैक्सिमम 12। देखिए भारत सचिव जो था उसके सदस्यों की संख्या कम की जाए, उसकी शक्तियाँ कम की जाए। भारतीय लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, तो इस एक्ट के द्वारा वो कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 ही सदस्य रख सकता है, ये डिसाइड किया गया। अ हाई कमिश्नर वॉज अपॉइंटेड फॉर इंडिया। ही वॉज लाइक एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ही वॉज अपॉइंटेड फॉर 5 years। ही वॉज अंडर टू गवर्नर जनरल एट काउंसिल। एक हाई कमिश्नर, इसको आप हिंदी में उच्चायुक्त भी लिख सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे, नियुक्त किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एजेंट के रूप में यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के एजेंट के रूप में इंडिया में रहने वाला था। हालांकि वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के अधीन था और 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया। द पावर ऑफ द सेक्रेटरी टू इंडिया वॉज डिक्रीज्ड। ही कुड इंटरफेयर इन द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स टू द प्रोविंसेस एज वेल एज he could not interrupt any matter in which the governor general and his council were positive। देखिए वही वाली बात, भारत सचिव के शक्तियों में कमी की गई। वो केवल हस्तांतरित विषयों पर ही अपनी बात कर सकता है। साथ ही साथ वो किसी भी तरह के ऐसे विषय जो कि गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल ने मान लिए हैं उस पर अपनी राय नहीं दे सकता। तो इस तरीके से भारत सचिव की शक्तियों में कमी की गई। गवर्नर जनरल वॉज फ्री टू डिसाइड द नंबर ऑफ काउंसिल। गवर्नर जनरल की कितने सदस्य हों इसका डिसीजन गवर्नर जनरल स्वयं ले सकता था। नाउ अब आती है जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखिए यहाँ से नाम आपको बहुत सारे शुरू हो जाएंगे, इसलिए यहाँ से कन्फ्यूजन होगा। केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको 2 भागों में बांटा गया। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्य परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा। ठीक है, अब पहले हम काउंसिल ऑफ स्टेट को समझ लें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अपर हाउस इन विच 60 members वर डिसाइडेड, 27 of whom were to be nominated and 33 elected। ये अपर हाउस उच्च सभा का ही कही गई। 60 सदस्य थे, उसमें 27 जो थे वो नॉमिनेट थे, मतलब कि उनको मनोनीत किया जाता था, और 33 इलेक्टेड थे, मतलब कि निर्वाचित थे। इन 27 members 17 वर ऑफिशियल्स एंड 10 वर नॉन ऑफिशियल। ये जो 27 नॉमिनेटेड थे उसमें से 17 जो थे वो ऑफिशियल होते थे, ऑफिशियल का मतलब सरकारी, और 10 जो थे वो गैर सरकारी थे। अब
जो 33 थे उसमें 11 वर इलेक्टेड बाय द मिनिस्टर्स, सॉरी मुस्लिम्स, 3 बाय यूरोपियंस, 2 बाय नॉन कम्युनल एलिमेंट्स एंड 1 बाय सिख। ये देखिए किस तरीके से जो सेपरेट इलेक्टोरेट अभी तक मुस्लिम्स तक था सीमित, वो अब सिख और यूरोपियंस और इस तरीके से चीज़ों में बढ़ता जा रहा है। आप इसको इस चार्ट के माध्यम से समझिए। ये दोनों असेंबलीज़ को मैंने इस चार्ट में समझाया, फिर आपको मैं दूसरी असेंबली समझाऊंगी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय विधान परिषद। इसको दो भागों में बांटा गया, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्य परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा, परिषद नहीं सभा। काउंसिल ऑफ स्टेट में टोटल मेंबर है 60, 33 इलेक्टेड है, 27 नॉमिनेटेड है। जो 33 इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको अभी छोड़िए, पहले 27 जो नॉमिनेटेड, इनको दो भागों में बांटा गया, 17 ऑफिशियल है और 10 नॉन ऑफिशियल है, सरकारी गैर सरकारी। अब जो 33 इलेक्टेड हैं, निर्वाचित हैं, उनका देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट इसी को कहते हैं कि निर्वाचित है, यानी निर्वाचन से आ रहे, चुनाव से आ रहे। तो कैसे सेपरेट कैसे किया, 33 में से 16 तो जनरल, मतलब कि कोई आरक्षण नहीं किसी भी तरह का, मतलब अदर देन दीज रिजर्वेशंस, लोग इनको वोट कर सकते हैं। 11 मुस्लिमों के लिए सुरक्षित कर दी गई, जिनमें केवल मुस्लिम वोट कर सकते हैं, 3 केवल यूरोपियंस के लिए, 1 सिख के लिए और 2 नॉन कम्युनल करके अलग से एक सेगमेंट बना दिया गया। तो ये इतने सारे सेगमेंट, ये नॉन कम्युनल प्राय क्रिश्चियंस को चले जाते थे। तो ये जो हैं सेगमेंट कर दिए गए, किसके किए गए, काउंसिल ऑफ स्टेट के 33 मेंबर्स के। अब हम इधर लेजिस्लेटिव असेंबली पे आ जाते हैं। दिस इज़ द लोअर हाउस, ये बड़ा है, 145 इसमें सदस्य हैं, 104 इलेक्टेड हैं, 41 नॉमिनेटेड हैं, 41 में से कुछ ऑफिशियल है और कुछ नॉन ऑफिशियल, गैर सरकारी और सरकारी। जो 104 इलेक्टेड हैं, निर्वाचित हैं, उनमें देखिए आप 52 फ्रॉम जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी, ये जैसे 16 था, यहाँ पे 52 जनरल है, साधारण तरीके से चुन के आ रहे हैं, 7 लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार हैं, 30 मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट से आ रहे हैं, 2 सिखों से आ रहे हैं, 4 इंडियन कॉमर्स से भी आ रहे हैं और 9 यूरोपियन से आ रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा सेगमेंटेड करके 145 की सदस्य संख्या लेजिस्लेटिव असेंबली इस वाले की बनाई गई। ठीक है। अब द लाइफ ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट वॉज 5 years, प्रेसिडेंट वॉज नॉमिनेटेड बाय द, अभी ये जो चल रहा था हमारा राज्य परिषद, ये 5 साल के लिए बनाया जाता था और इसमें जो अध्यक्ष था उसका चुनाव जो था वो वॉइस राय करता था। कम टू द सेकेंड हाउस, ये वाला जिसकी हम लोगों ने बात की, लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा, इट इज़ कॉल्ड द लोअर हाउस, इसको निम्न सभा कहा जाता था। टोटल मेंबर्स वर 145, इन विच 104 वर इलेक्टेड, 104 जो थे वो निर्वाचित थे, 41 मनोनीत थे, 104 में से 52 जो थे वो सामान्य मेंबर्स थे, 30 जो थे वो मुस्लिम क्षेत्रों से थे या मुस्लिम लोग चुनते थे, 2 सिख, 7 लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार, 9 यूरोपियंस और 4 फ्रॉम इंडियन कॉमर्स। इस तरीके से डिवीजन था। द लाइफ ऑफ असेंबली वॉज ओनली 3 years, 3 साल के लिए उनको चुना जाता था। सेपरेट इलेक्टोरेट वर एक्सटेंडेड टूवर्ड्स सिख, यूरोपियंस एंड लैंडलॉर्ड। दिस वॉज अ ग्रेट डिमेरिट ऑफ दिस एक्ट ऑल्सो, कि किस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है और विस्तारित किया जा रहा है सिखों में, यूरोपियंस में और लैंडलॉर्ड्स के रूप में। इन प्रोविंशियल काउंसिल वॉज ओनली 1 हाउस वॉज देयर, प्रांतीय जो काउंसिल है उसमें केवल 1 सदस्य है, सॉरी 1 सभा है, वहाँ पर 2 सभाएं नहीं हैं। डायरकी, जिसकी हमने शुरुआत में बात करी, हेडिंग में भी डाला है, डायरकी या द्वैध शासन की शुरुआत। तो द्वैध शासन क्या है इसको समझ लीजिए। यहाँ पर प्रोविंशियल में इसको देख पाएंगे आप, डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस, डायरकी को यहाँ पर दिया गया। सब्जेक्ट्स was divided into 2 categories, the central and the province. Further, provincial subjects again divided into 2 parts, reserved या आरक्षित और ट्रांसफर्ड या हस्तांतरित। टोटल जो विषय होते हैं, जैसे आज हमारे यहाँ समवर्ती सूची, केंद्र सूची और ऐसे चलता है, वैसे ही 2 प्रकार के विषय पहले बनाए गए। पहले तो कुछ केंद्रीय विषय, केवल केंद्र हस्तक्षेप, कुछ राज्य के। अब जो राज्य के विषय थे उनको भी 2 भागों में फिर से कर दिया गया, आरक्षित रिजर्व्ड या ट्रांसफर्ड हस्तांतरित, ये 2 कैटेगरीज बनाए गए। सेंट्रल बजट एंड प्रोविंशियल बजट वर सेपरेटेड, अब बजट अलग अलग बनेंगे, केंद्र का अलग और प्रांत का अलग। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वर दोज विच वर सपोज टू बी ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स विच रिक्वायर्ड लोकल नॉलेज। जैसे रिजर्व्ड सब्जेक्ट हैं, आरक्षित वो थे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे, फाइनेंशियल मैटर्स वगैरह, और हस्तांतरित वो होते थे जिसमें कि
नेचुरली थोड़े से उनसे कम इम्पोर्टेंस वाले भी होते थे, एंड सेकेंड हैंड वो लोकल नॉलेज जिनको होती थी वो वाले सब्जेक्ट्स जो लोकल चीज़ों से डील करते थे। द सिस्टम दस एस्टैब्लिश वॉज नोन एज द डायरकी बिकॉज ऑफ इट्स हैविंग टू फीचर्स, द रिजर्व्ड एंड द ट्रांसफर्ड। वाई इट इज़ कॉल्ड डायरकी, ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि द्वैध शासन आगे कहते क्यों है। तो द्वैध शासन इन दो विषयों में जो कैटेगराइज किया गया इसको, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, इस कारण से इसको द्वैध शासन कहा जाता है। फर्स्ट टाइम वुमेन वॉज अलाउड टू वोट, ये भी इस एक्ट की धारा थी। पहली बार औरतों को वोट करने का अधिकार दिया गया, लेकिन क्लियरिफाई किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कि वुमन कहीं पर भी इलेक्टोरेट होके ना आ पाए। तो ये बात इसमें ध्यान देने रहेगा। तो मेरिट्स आप देखिए अब इसकी, डायरकी वॉज इनाग्रेटेड इन प्रोविंसेस फ्रॉम 1921 फर्स्ट टाइम। इस एक्ट के कारण 1921 से डायरकी जो हम लोगों ने जिसकी अभी ऊपर बात करी वो प्रोविंसेस में शुरू हो गई। नाउ इंडियंस मिनिस्टर्स इशूड ऑर्डर्स टू इंग्लिश सिविल सर्वेंट, जो इंग्लिश अधिकारी थे उनको कौन ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं इंडियंस मुस्लिम्स के रूप में और हिंदू के रूप में, लेकिन इंडियंस तो जा ही रहे असेंबली में इलेक्टोरेट के थ्रू, तो वो अब अपने आदेश दे पा रहे हैं उन लोगों को। लीगल सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड इन क्रिमिनल एंड सिविल कोड वाज रिव्यूड, जो फौजदारी और आपराधिक जो न्यायालय था उसको फिर से पुनर्मूल्यांकन करके ठीक किया गया। द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ दिस एक्ट दैट प्रिपेयर द इंडियंस फॉर द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट एक्ट। अभी से भारतीयों को एक तरीके से तैयार किया जा रहा है और 1935 में हम द्वैध शासन को और एक्सटेंडेड फॉर्म में देखेंगे। तो ये तैयारी के लिए किया गया एक एक्ट है, ये इसका मेरिट है। नॉट डीमेरिट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट इनहेंस्ड इन दिस एक्ट विच इंक्रीज डिवाइड एंड रूल। सेपरेट इलेक्टोरेट की मैंने पहले भी बताया, ये डिवाइड एंड रूल को और इनहेंस करने के लिए ब्रिटिश की चाल थी। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन प्रोविंस आर नॉट प्रैक्टिकल डिसीजन, कन्फ्लिक्ट अमंग द मिनिस्टर्स स्टार्टेड। देखिए हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषयों का जो द्वैध शासन में सबसे बड़ा वो था, वो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होने लग गया था। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट्स में जिसको ज़्यादा अधिकार होता था वो ज़्यादा प्रभावी हो जाता था। तो इस तरीके से कन्फ्लिक्ट्स सामने आने लगे और ऐसा लगने लगा कि ये वाला जो नियम है वो बहुत अधिक प्रभावी नहीं है। द एक्ट ऑफ 1990 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन रॉन्ग सिचुएशंस, ड्रॉट, जलियांवाला मैसाक, सो मैनी इंसिडेंट्स प्रूव दैट अनसेटिस्फैक्शन ऑफ द इंडियंस। जो इंडियंस सोच के बैठे थे कि वर्ल्ड वॉर के बाद हमें कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे या कुछ और मिलेगा, जो एक्सपेक्टेशन थी वो हाई थी इंडियंस की, और जिस समय 1919 का एक्ट आया उसके तुरंत बाद रॉलेट एक्ट और फिर जलियांवाला बाग और उसके बाद बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हुए और ड्रॉट एक आया था 1920 में, ये सारी सिचुएशंस में ऐसा लगा कि गलत समय में ये इंट्रोड्यूस हो गया और भारतीयों में बहुत ज़्यादा असंतोष रहा इसका। हैंस we can say that although Montagu was thinking about to give the self governments to Indians, but starting by this act was not proper. शुरुआत में जो धारणा थी भारत सचिव मॉन्टेग्यू की कि इंडियंस को स्वशासन दिया जाए, उस धारणा के अनुरूप ये बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं निकल पाया। तो 1919 के एक्ट को ऑल्दो इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट्स, बट ये स्टिल द इंडियंस वर नॉट सेटिस्फाइड, और वो कहीं ना कहीं आक्रोश जो था 1920 से जो गांधी जी के आंदोलन चले उसमें दिखाई देने लगा, रिफ्लेक्ट होने लगा। सो दैट इज़ ओवर फॉर टुडे।